हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इससे पहले हमने समतल एवं गोलीय दोनों पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। हमें प्रकाश के अपवर्तन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये एक ही लेक्चर का चैप्टर है और इसी लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, समझना इसको बहुत ज़्यादा है। इसके फॉर्मूले, इसके कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपके लिए नए हैं, तो इसको नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी होगी। और इसका पूरा डिटेल, ये जो अपवर्तन है चैप्टर, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में। लेकिन अभी जो इसमें हमको पढ़ना है उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत से बच्चे हैं जो अपने से पढ़ लेते हैं छोटा सा देखकर, लेकिन फिर वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और इतनी आसान तरीके से आपको ये चैप्टर समझाऊंगा कि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, परावर्तन क्या होता था कि प्रकाश की किरण आई और किसी तल के पीछे पॉलिश किया गया है, उससे टकराई और चली गई, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन देखा गया कि जैसे मान लीजिए ग्लास में पानी रखा हुआ है और उसमें एक पेंसिल डाल दी गई, ग्लास में पानी रखा हुआ है और उसमें एक पेंसिल डाल दी गई, तो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती थी। पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती थी। इसी को वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही ऐसा होता था। तो जब उस पर खोजा गया तो पाया गया कि जो चीजें, किसी जैसे कोई पदार्थ है जिसके पीछे पॉलिश करते रहो, उसे प्रकाश आ रही है, लड़कर चली जा रही है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पारदर्शी माध्यम है, जिसके पीछे पॉलिश नहीं किया गया है, वो भी प्रकाश को थोड़ा सा मोड़ता है, जिसे हम लोग परावर्तन कहते हैं, जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा लिखिए। जो प्रकाश किरण को थोड़ा सा मोड़ देता है, तो अपवर्तन की सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा। ये परिभाषा ही बहुत बच्चों को नहीं पता हो कि अपवर्तन होता क्या है। तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैं आपको फिगर बनाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। ये एक परावर्तक तल है, परावर्तक तल ब्लू से बना रहे हैं। ये क्या है? ये एक अपवर्तक तल है, यानी कि इसके पीछे पॉलिश नहीं है। ये कैसा तल है? अपवर्तक तल। और परावर्तन जिससे होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, और जिससे अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक तल। ठीक है, ये एक पारदर्शी माध्यम है। अब प्रकाश की किरण, इससे ये माध्यम कौन सी है? वायु। और ये माध्यम कौन सी है? कांच। इसी बोलिए बोला गया है ना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए प्रकाश की किरण वायु से आ रही है और जब ये इस कांच को पार कर जाएगी तो ये दूसरे माध्यम में गई, तो ये हल्का सा विचलित हो जाती है। देखिए, आ रही थी ऐसे, लेकिन गई, मुड़ गई उधर, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जैसे पीछे हम पढ़ते आए हैं कि आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये आपतित किरण ही होता है। फिर हम पढ़ते आए हैं कि आपतन बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है कि आपतन बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ये क्या रहेगा? ये अभिलंब रहेगा। ये देखिए, फिर से मैं लिख देता हूं, ये क्या है? आपकी आपतित किरण। जो किरण आ रही है वो आपतित किरण।
फिर जो किरण निकल रही है वो कैसे होकर निकल रही है, जो परावर्तित होकर निकलती है तो उसे परावर्तित किरण, और जो अपवर्तित होकर क्यों निकल रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ध्यान से सुनिए। फिर अभिलंब, अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते थे, आपतन कोण। तो इसको ही बोलते हैं आई से डिनोट, जैसे उसमें आई से डिनोट करते थे तो इसमें भी आई से करेंगे और इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तक कोण, सॉरी अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। जहां पे वहां पे परावर्तन यूज होता था, बस अपवर्तन यूज होने लगेगा और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सारी चीजें सेम है, और सारी चीजें क्या है, सेम है, कुछ बदला हुआ नहीं है, कुछ बदला हुआ नहीं है और सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं परा अपवर्तन। प्रकाश की किरण आ रही थी, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, ये पारदर्शी माध्यम था, इससे आ रही थी, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जैसे ऐसे जा रही है तो ये माध्यम दूसरा आगे थोड़ा सा विचलित हो गई, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर अब आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई तो अब हमें बस एक चीज पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। और आप प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ गए, उसके बाद से 2-3 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे अपवर्तनांक से संबंधित, जिसे आप समझ गए और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इससे पहले मैं बता देता हूं प्रकाश के अपवर्तन के प्रयोग, थोड़ा सा अनुप्रयोग के बारे में बता देता हूं, जो कि आपको अभी यूज नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है। जो मर्चिका बनती है, जैसे राजस्थान में आप सुने हुए हैं, ये सब आप जाएंगे क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो आप मर्चिका के बारे में सुने हुए हैं। मर्चिका क्या होती है सर, कि जो हम राजस्थान के जो लोग होते हैं उन्हें तालाब दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, लेकिन जब वास्तव में वहां पर वो जाते हैं तो उन्हें पेड़ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों, ये कैसे होता है सर? तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी से भरे ग्लास में अगर पेंसिल डाल दी जाती है तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? तो वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। बस इतना ही चीजें आप पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको जानने के प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जरूरत नहीं है। इतनी काफ़ी चीज़ें आपके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिए। अब देखिए, इस चैप्टर से आने वाला एक तो भाई परिभाषा था, अब दूसरा जो है परिभाषा उतना नहीं आता है, जो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों अपवर्तन का नियम। जैसे हमने परिवर्तन के नियम पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसी प्रकार अपवर्तन का भी नियम होता है और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर अपवर्तन के 2 नियम हैं और ये मैं लिखता हूं यहां पे प्रथम नियम और ये है आपका दूसरा द्वितीय नियम। और एक साथ इसके साथ साथ एक चीज़ और भी लिख देता हूं कि ये आपके एग्ज़ाम 2023 में 100% आएगा। कहाँ गया भाई रेड वाला मार्कर? ये आपके एग्ज़ाम 2023 में 100% आएगा, या तो 2 नंबर का या तो 4 नंबर का, 100% आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है कि ये नहीं आएगा। अब नंबर हो सकता है 2 का है नहीं तो 4 का, लेकिन आएगा 100% ही। प्रथम नियम क्या है? तो इसका प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब। हाँ, प्रकाश अच्छे से लिखता हूं, चलिए। आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी जो तीनों बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही तल में होते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना और याद करना परेशानीजनक नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा है वही मेन भी है और वही आपको समझने योग्य भी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो देखिए जो भी मैंने फिगर बनाया था, जैसे ये हो गया तो इससे आ रही आपका आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और इस पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो है ना ये एक ही तल में है, ठीक है। अच्छा सर, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कहता है बच्चा कि आपतन कोण की ज्या, द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाएगी, साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। क्या बोला मैंने? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है या नियत होता है। नियतांक लिख लीजिए, नियतांक कर लीजिए इसको, नियतांक होता है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू नियतांक, और यही नियतांक जो होता है इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी n को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसी n को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अभी मैं आपको अपवर्तनांक की भी परिभाषा लिखवाऊंगा। तो n इज इक्वल टू, यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आपतन कोण की ज्या, ये आई अच्छे से लिख दें, आपतन को, अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, अपवर्तन का द्वितीय नियम सर कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। फिर से बोल देता हूं, परावर्तन अपवर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। साइन एन इक्वल टू, जिसे एन को, जिससे इस नियतांक को, जो नियतांक होता है उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एन को अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को और भी हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी पूछेगा तो केवल ये लिखेंगे नियम। एक बार बच्चा ध्यान दे देंगे, अगर आपसे स्नेल का नियम पूछेगा तो केवल हम द्वितीय नियम को लिखेंगे। क्या पूछेगा? तो अगर हमसे स्नेल का नियम पूछेगा तो हम केवल इस द्वितीय नियम को लिखेंगे, लेकिन अगर हमसे अपवर्तन का नियम पूछेगा तो हम प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम को लिखेंगे, प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम को लिखेंगे, प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम को लिखेंगे।
इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और अब आपके सामने चर्चाएं चलेंगी अपवर्तनांक के बारे में, जो कि यहाँ पे आपने n लिखा है। अगर मान लीजिए आपसे अपवर्तनांक की परिभाषा पूछते तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अपवर्तनांक के बारे में अगर हम चर्चाएं करें और आप परिभाषा देना चाहते हैं तो हम किस प्रकार दे सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक, इसकी अगर आप परिभाषा देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? तो अपवर्तनांक, ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात इस अपवर्तनांक n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो अपवर्तनांक बराबर n बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इस दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? वायु में प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और c का मान फिक्स होता है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा वायु में अपवर्तनांक के बारे में। जैसे अगर हमसे अब कोई बोले कि कांच का अपवर्तनांक निकालो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कांच का अपवर्तनांक हम कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं। यदि हमें आपतन कोण दिया हो और जिसे प्रकाश कांच से होकर जा रही है, जिस कांच से, उस कांच का अगर हमें आपतन कोण दिया हो और अपवर्तन कोण दिया हो, तब हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें चाल दिया हो कि प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 3 है, तब अपवर्तनांक क्या होगा, तब हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले की जिक्र हमने आपके सामने कर दी। अब देखिए, अपवर्तनांक तभी संभव है जब माध्यम 2 है। तो अपवर्तनांक किसी न किसी चीज के सापेक्ष होता है। जैसे यहाँ पे वायु की बात हो रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष स्याही का अपवर्तनांक, ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम लिख सकते हैं ANG। अगर हम ऐसे लिखें वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि कांच का अपवर्तनांक, तो इसे हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। और फिर अगर आपको दिया हुआ हो ANW, तो इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, W से वाटर होता है ना, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल। इतनी चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, एक बेसिक है। अब और 1-2 पॉइंट आपको समझाऊंगा, और उस पॉइंट को अब जो मैं समझाने वाला हूं
अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई वो तो ठीक है, लेकिन अब जो मैं चीज़ें समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, उसको क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर हमें दिया हुआ है, अब इसको चीज़ें इरेज कर रहा हूं, इतना ही हमें पढ़ना था। अब जो चीज़ें पढ़ना है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। देखिए, अभी हमने बता दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली। अब मान लीजिए आपसे दिया हुआ है, देखिए एकदम ट्रिक बता रहा हूं, इसका ट्रिक कोई नहीं बताता है। ये देखिए, अगर आपको दिया हुआ है AN, आपको दिया है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है मान लीजिए 6, ठीक है, और आपको दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको 7, और अगर आपसे पूछ दे कि ग्लास के सापेक्ष यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? जल के सापेक्ष अगर आपसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ दे या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, याद रखिएगा, इसको हम लिखते हैं बाद का बटे पहले का। जो चीजें बाद में दी हुई हैं, बाद में क्या दिया हुआ है, जल, तो पहले हम लिखेंगे जल के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपॉन में फिर बाद का बटे पहले का। अब पहले क्या दिया हुआ है, ग्लास, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। इसको हम कैसे याद करेंगे, बाद का बटे पहले का, तो यहां पे हम रख देंगे क्या, बाद का क्या है, W दिया हुआ है 7/6, तो 7/6 हमारा क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा हमारा जल, ग्लास के कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक मैं फिर एग्जांपल आपको देख बताता हूं। फिर मान लीजिए ऐसे ही आपसे पूछा हुआ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस ट्रिक को समझना बहुत जरूरी नहीं तो आप परेशान रहेंगे। तो फिर क्या मैंने बोला, बाद का बटे पहले का, तो पहले को छोड़ दीजिए, बाद में क्या दिया हुआ है, G, तो क्या हो जाएगा ANG, बाद का बटे पहले का, पहले क्या दे W, तो ANW, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर जी 7 बाई में 6। और इसको अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक चीज और निकल के आएगी कि अगर आपको दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5 है, क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो वो 1/5 होगा। यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/ कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक। ये चीजें याद रख लीजिए। एक तो ये बाद का बटे पहले से निकालना, और दूसरा अपोजिट करके। एक बार मैं फिर क्लियर करके, आपको थोड़ा सा इधर गंदा लग रहा होगा तो मैं आपको एकदम क्लियर से समझा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, जिससे समस्या हो जाती है। पहले अगर आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये बराबर किसके होता है, बराबर होता है कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के ये बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार का दिया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/ जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। ठीक है, मतलब जस्ट इसका उल्टा। ये 2 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, मतलब उल्टा 3 फॉर्मूले से जितने फॉर्मूले चाहे आप बना सकते हैं। जैसे अगर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/ जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक। तो अगर आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5 दिया हुआ है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इससे आप चीजें समझ जाएंगे। दूसरा, अगर आपको दिया हुआ है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3, और आपको दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5, तो आपसे पूछ लिया कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको देखेंगे, और जो बाद में है तो बाद का यानी कि W, तो ANW, वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक बाद का बटे पहले का, पहले क्या है ग्लास, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक में, तो इसमें क्या है बाद का बटे पहले का, बाद में क्या है जी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन में पहले क्या है W यानी कि वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले देखिए, इस चैप्टर से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो देखिए, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाता नहीं। ये फॉर्मूला मतलब इसको समझना है, रटना नहीं है, बस एक बटे में हो जा रहा है, एक बटे में हो जा रहा है। तो अगर कहीं भी दिया हुआ हो तो एक बटे कर देंगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। और ये 2 दिया हुआ हो और इसमें से कोई अगर एक पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, वो बाद का बटे पहले वाला। साथ में आपको अपवर्तन के नियम पता होने चाहिए। और बस यही था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा इसी के साथ आपका अपवर्तन भी समाप्त हो गया। अब हमें इसी के साथ आपको आज मिलेंगे क्या, इसके PDF मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। और इसी के साथ आपका फिजिक्स का भी पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समाप्त हो गया। ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर आप समस्याओं में फंस जाएंगे, घिर जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।